अब देखो दो मुंह वाले सांप की कहानी सुनाता हूँ मैं तुम्हें। ये सेम चीज बना, देखो यहाँ पे ईस्टर है, बीच में कार्बन है ना, उसके नीचे डबल बॉन्ड O लगेगा। अब इसी तरह ऑक्सीजन भी O2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो हेलो एवरीवन, आज हम कार्बोनेट्स कंपाउंड का शुरू से अंत तक रिवीजन कर रहे होंगे, वो भी 30 मिनट्स में। तो हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी यहाँ पे डील कर रहे होंगे और साथ ही साथ बेसिक्स पे भी ध्यान देते हुए चलेंगे कि अगर हमें कोई क्वेश्चन वैसा बेसिक वाला मिल जाए तो हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड को। सबसे पहले जानते हैं कि कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं, पूरा चैप्टर कार्बन पे बेस्ड है, आखिर ऐसी क्या बात है भाई। सबसे पहली प्रॉपर्टी उसकी जो खास है वो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो क्या है, 2 और 4। कार्बन की एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। तो 2 4 है, तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और 4 डोनेट भी कर सकता है। ओके भैया, हमें समझ में आ रहा है। तो अब 4 गेन भी कर सकता है, 4 डोनेट भी कर सकता है, लेकिन कर दोनों में से कुछ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भैया अब देखो 6 प्रोटॉन वाला एटम था कार्बन, हाँ भैया। अब उसमें क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन तुम जब ऐड कर दोगे, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लोगे, तो क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा 6 प्रोटॉन वाले एटम के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड ऑन करना। उसके बाद दूसरी बात करें कि 4 वो डोनेट क्यों नहीं कर सकता, तो ये सबसे पहले आपको बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन्स को निकालोगे तभी तो डोनेट करोगे, तो निकालने के लिए बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायर्ड है जो कि आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते कॉमन लाइफ में, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो दोनों केस फेल हो रहा है। इसका मतलब क्या कि कंपाउंड कार्बन नहीं बनाएगा भैया? नहीं, हमने तो देखा है कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड। तो कैसे बनाते हैं, तो शेयरिंग के द्वारा। उसी को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाले को हम कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। और कोवेलेंट बॉन्डिंग का कुछ एग्जांपल्स देख देते हैं। आपने देखा होगा क्या, हाइड्रोजन भी H2 की तरह आपको दिखता होगा, कभी भी सिंगल H लिखा हुआ नहीं दिखता होगा हाइड्रोजन का। ठीक है, कभी भी रिएक्शन में H2 ही निकलता है, यानी मैं बोलूं तो H2 नेसेंट फॉर्म में नहीं पाया जाता। नेसेंट मतलब अकेले H नहीं पाया जाता। ठीक है भैया, हमें समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी बना हुआ है। तो कैसे बना, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो भैया 2 और 6, एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो भैया अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये शेयर करता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ और O2 बना लेता है। तो यहाँ पे भी 8 हो गया इस वाले में, और इस वाले में भी 8 हो गया ना? हाँ भैया हो गया। तो ये हो गया O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। उसी तरह नाइट्रोजन भी N2 की तरह पाया जाता है। ओके भैया, अब देखो मीथेन वाला हम डिटेल में देख लेते हैं। देखो कार्बन के पास था 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 और 4 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन ने बोला क्या, हाइड्रोजन तू मेरे पास आ, 4 हाइड्रोजन को साथ में ले आना। तो हम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन चारों के साथ शेयर कर लेंगे, तो तुम्हारी भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी और हमारी भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने चारों के साथ शेयर कर लिया, तो बना लिया क्या, मीथेन। इसी को क्या बोलते हैं, मीथेन। CH4 का नाम होता है मीथेन। तो देखिए यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन सबके साथ शेयर किया और मीथेन बना लिया। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और कार्बन भी चाहता है क्या, 2 इलेक्ट्रॉन, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा, तो इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया और CO2 बना लिया। याद रखना, ये जो डॉट वाला स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाला, इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। ठीक है भैया, हमें समझ में आ रहा है। अब देखो कि इसमें पूछ रहा है कि इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है, ये दोनों के, और इसी तरह इसमें भी और इसमें भी। तो सब में CH2 का डिफरेंस है। कैसे देख लो, इस कार्बन, ये कार्बन में क्या है, एक कार्बन था, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो C का डिफरेंस तो है। ठीक है, अब हाइड्रोजन वाला देखो, यहाँ 3 है, यहाँ पे 5 है, तो H2। अब यहाँ OH है, यहाँ भी OH है, तो कोई अंतर नहीं है OH वाले में, तो CH2 का डिफरेंस है। हाँ, और मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 और हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 1 × 2, मतलब एक एक होता है दोनों का, और 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 2 हो गए। तो कितने हो गए, 12 + 2 14 एटॉमिक यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो अब बात करते हैं चलो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके कि एक से ज़्यादा फिजिकल स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब बहुत तरह से पाए जाते हैं, बहुत सारी उनकी फिजिकल अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो अब चलिए कैसे देखते हैं। देखो डायमंड किससे बना हुआ है, तो देखो एक कार्बन का एटम, यहाँ पे एक कार्बन का एटम है, तो देखो ये क्या है, 4 कार्बन एटम से बाउंडेड है। इसी तरह जितना भी कार्बन होगा वो 4 कार्बन से बाउंडेड होगा। ओके भैया, और ग्रेफाइट में क्या है कि ये 3 कार्बन के साथ बाउंडेड है। देख लो यहाँ पे ये कार्बन को देखो, तो देखो यहाँ पे एक इधर हुआ, एक इधर हुआ और एक नीचे की साइड हुआ, मतलब ग्रेफाइट में देखो 3 कार्बन के साथ बाउंडेड है भैया, और डायमंड में 4 के साथ। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी एंटायरली डिफरेंट होगी दोनों की, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की सेम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों तो कार्बन से मिलके ही बना हुआ है। ओके भैया, ठीक है। तो देखो ये प्रॉपर्टी इन दोनों की बहुत ही डिफरेंट होती है। जहाँ पे कि डायमंड बहुत हार्ड होता है तो ग्रेफाइट बहुत ही लाइटर होता है, और उसके बाद डायमंड कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, वहाँ की ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। डायमंड कलरलेस होता है, ये ग्रेइश ब्लैक होता है। ये ज्वेलरी बनाने के लिए बस कुछ यूजेज और कुछ स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। ये 4 कार्बन से बाउंडेड है और ये 3 कार्बन से बाउंडेड है। ओके भैया, अब देखो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टी जो कार्बन को इतना खास बनाती है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन मीन्स क्या होता है भैया, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, एक दूसरे से खुद ही लिंक करना, खुद को खुद से लिंक करना। ठीक है, इसलिए ये बहुत बड़ा चेन बना सकता है कार्बन खुद के लिंकिंग से ही। और सबसे बड़ी बात कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन के पास होती है, इसलिए कार्बन बहुत ही खास एलिमेंट है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी बात करें तो टेट्रा वैलेंसी। इसकी वैलेंसी जो 4 है, तो ये क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। तो अगर मोनोवेलेंट एलिमेंट मिल गया, मोनोवेलेंट मीन्स जिसके पास की वैलेंसी 1 है जिसकी, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, चारों के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। ठीक है भैया, यानी बहुत बड़ा कंपाउंड भी बना सकता है। और उसी तरह बात करें इसके मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की, ये बहुत ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, डबल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड भी, सिंगल बॉन्ड भी, तीनों बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी साइज बहुत ही छोटी है, कार्बन बहुत ही छोटी होगी, क्योंकि इसके देखो शुरू में ही एटॉमिक नंबर आ जाता है इसका 6। ठीक है, तो इन तीनों प्रॉपर्टीज के कारण कार्बन बहुत ही वर्सटाइल है। वर्सटाइल मीन्स बहुत गुनी, सर्वगुनी, बहुत ज़्यादा गुण है इसमें। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ रहा है। अब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन से और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ हाइड्रोकार्बन। ठीक है भैया, अब सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड क्या होता है, तो बात करें सेचुरेटेड की, तो सेचुरेटेड मतलब क्या होता है भैया कि सिंगल बॉन्ड वाला, और अनसेचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है भैया, डबल और ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में होगा, कार्बन कार्बन के बीच में, और सेचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में बात कर रहे हैं, कार्बन कार्बन का बात कर रहे हैं। ठीक है भैया, और इसमें तो सिर्फ हाइड्रोजन ही है, तो और कहीं आएगा ही नहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है भैया, अब चलो आगे, तो यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है सेचुरेटेड मीन्स अल्केन और अनसेचुरेटेड मीन्स अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, तो अब देखते हैं अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो CH4 की एग्जांपल देखें, या चलो हम क्या देखते हैं C2H6 का एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है, इथेन है, नाम बाद में देखेंगे, अभी देखते हैं पहले ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। देखो N2 है, N2 है। ओके भैया, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे हाइड्रोजन 6 होना चाहिए। ठीक है, 2 × 2 + 2, तो क्या हो गया 2 × 2 4 + 2 6, तो C2H6 है। हाँ, तो ये अल्केन है, हाँ भैया ये अल्केन है। तो आगे देखेंगे इसका नाम भी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इथेन। ठीक है, 2 कार्बन मीन्स ईथ। और अब अल्कीन की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। तो CnH2n होता है, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लें इथीन का, तो C2, तो H कितना होना चाहिए, 2 × 2 भैया 4 होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे 4 है, तो ये इथीन है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब CH2 पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे पढ़ लेना, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड बन ही नहीं रहा, तो CH2 कैसे पॉसिबल होगा। ओके, फिर अल्काइन की बात करें तो अल्काइन में का फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। तो इसका फॉर्मूला से बात करें तो अगर 2 कार्बन है तो C2 और H कितना हो जाएगा
2 इंटू टू माइनस टू, मतलब 2 ही हो जाएगा भैया H भी, तो C2H2, तो C2H2 का नाम होगा इथाइन। ठीक है, और ऊपर वाले सेम रीजन से, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है ही नहीं, एक ही कार्बन है तो ट्रिपल बॉन्ड किसके में बीच में होगा, अगर एक ही कार्बन है तो ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में होगा, तो जब ट्रिपल बॉन्ड ही नहीं होगा तो अल्काइन बनेगा कैसे। ओके भैया, एक कार्बन वाला अल्काइन नहीं बन सकता। अब IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो IUPAC के हिसाब से प्रीफिक्स प्लस सफिक्स कर दो, नेम बन जाएगा। तो देखते हैं सिंपल से एग्जांपल्स। ये क्या है, एक कार्बन वाले को मीथ, 2 को ईथ, 3 को प्रोप, इस तरह चलता है। ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, इस तरह चलता है। और टाइप्स ऑफ अल्केन की बात करें तो अल्केन वाले को एन बोलते हैं। अब अल्कीन वाले को इन लिखेंगे सफिक्स, और अल्काइन वाला का सफिक्स आइन लिखेंगे। ठीक है भैया, कुछ एक कंपाउंड बना के दिखाओ। तो देखो यहाँ पे इथीन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, N2 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, C2H4, C2H4 है, तो इसमें कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ईथ। क्या आएगा प्रीफिक्स इसका, ईथ। ठीक है, प्रीफिक्स आ गया इसका ईथ। अब देखो कि इसमें H4 है, तो ये कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, तो भैया सब में 2n था, चाहे 2n-2 था, चाहे 2n+2 था, या 2n था। ठीक है ना, हाइड्रोजन के पास। तो अब देखते हैं क्या, इसमें देखते हैं क्या, H2 इंटू 2, यानी यहाँ पे जब 2 कार्बन था तो यहाँ पे 2 होना जरूरी था, और यहाँ पे 2 इंटू n आता ही है, तो n की जगह पे 2 हमने रखा ही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया C2H4। तो अब क्या होगा, ना प्लस हो सकता है ना माइनस हो सकता है। ठीक है भैया, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इन आएगा। क्यों, क्योंकि ये अल्कीन का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, यानी इथीन हो गया। हाँ भैया, इथीन हो गया। अब देखो यहाँ पे आइसोमर्स, आइसोमर्स क्या होते हैं, वैसे कंपाउंड जिनका कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। देखो यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला इन दोनों कंपाउंड्स का C4H10 है। देखो 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, इसमें भी 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, गिन सकते हो तुम। तो दोनों C4H10 है ना, दोनों C4H10 है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो ये क्या है, ये आपका C4H10 है, तो इसका क्या नाम होगा, तो मीथ ईथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूटेन है। ठीक है भैया, ब्यूटेन है। ओके भैया, तो चलो अब हम बात करते हैं साइक्लोहेक्सेन की। तो साइक्लोहेक्सेन में देखो हेक्सेन है, तो हेक्स मीन्स 6 कार्बन वाला, तो 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा, ये तो समझ में आ गया। अब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ये भी समझ में आ गया, क्यों, एन है, एन सफिक्स लगा हुआ है। अब देखते हैं ये साइक्लो कहाँ से आ गया। तो देखो इसमें कार्बन ऐसा अरेंज है कि सबके बीच में कि साइकिल बन रहा है, एक साइकिल बन रहा है। साइकिल मीन्स क्या भैया, देखो यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो घूम के फिर देखो यहीं पे आ रहे हैं क्या। हाँ भैया, पहले क्या होता था कि देखो इधर से जा रहे हैं तो एक लाइन में था सब, लेकिन अब इसमें घूम फिर के वहीं पे हम आ जा रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। मीन्स एक डब्बा जैसा बनाएगा, एक बंद कमरा जैसा बनाया। ठीक है भैया, और देखो इसके बीच में फिर हाइड्रोजन 12 है, 12 हाइड्रोजन है, इसमें 2-2 हाइड्रोजन सबके पास हैं, तो ये क्या बन गया, C6H12 बन गया। ओके भैया, हमें समझ में आ रहा है। अब देखो बेंजीन, बेंजीन एक बहुत ही खास कंपाउंड है कार्बोनेट्स कंपाउंड में। देखो कैसे, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, C6H6 हम जानते हैं। तो अब देखो इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या है कि अल्टरनेट कार्बन के बीच में इसमें डबल बॉन्ड है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे एक कार्बन को छोड़ दिया, फिर एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड, फिर एक कार्बन को छोड़ दिया, फिर एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड, तो फिर देखो फिर वहीं पे पहुंच गए। हाँ, एक साइकिल है, और साइकिल वाला 6 कार्बन है, लेकिन भैया इसमें खास बात क्या है कि हर एक कार्बन के बाद दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, हाँ, और हाइड्रोजन कितना है, तो 6 हाइड्रोजन है भैया। ठीक है, तो ये हो गया बेंजीन। ओके भैया, अब चलो फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, हेलो अल्केन। हेलो अल्केन मीन्स अल्केन में हेलोजन ग्रुप लगा दो, हेलोजन मीन्स भैया क्लोरो ब्रोमो फ्लूरो लगा दो। ठीक है, मीन्स क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन लगा दो, तो क्या बन जाएगा, हेलो अल्केन बन जाएगा। ओके भैया, और एल्कोहल मीन्स क्या होता है, ओल लगा दो, मीन्स OH लगा दो,
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन साथ में लगा दो तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। और एल्डिहाइड के लिए CHO लगा दो, सिंगल बॉन्ड CHO, एल्कोहल मतलब OH, ठीक है। और इसमें सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, फ्लोरीन या ब्रोमीन। ओके भैया। अब कीटोन वाले में क्या करना पड़ेगा भैया, तो डबल बॉन्ड O लगा दो। ओके भैया। और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में क्या करना पड़ेगा, तो COOH लगाना पड़ता है। ओके भैया, हमें समझ में आ रहा है। अब कुछ एग्जाम्पल्स दिखा दोगे क्या, तो देखो अब चलते हैं हम एक एग्जाम्पल से। तो देखो पहले प्रोपेन देखते हैं, पहले देखते हैं प्रोपेन कैसा होता है। तो ये भैया प्रोपेन, चलो ये प्रोपेन, सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है भैया और हाइड्रोजन बाकी लगे हुए हैं, ठीक है। देखो हाइड्रोजन हमने लगा दिया, तो ये देखो गिन के भी आप देख सकते हो कि C3H8 होगा, ठीक है भैया। अल्केन है ये, हाँ है ये भैया। कौन सा अल्केन है, प्रोपेन है, ठीक है। अब देखो प्रोपेन में हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटाते हैं और उसके जगह पे हम लगा देते हैं क्या, उसके जगह पे हम लगा देते हैं क्लोरीन। क्या लगा देते हैं, क्लोरीन। तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अब क्लोरोप्रोपेन। क्या बन गया, प्रोपेन था और एक हाइड्रोजन को हटा के हमने क्लोरीन लगा दिया तो बन गया क्लोरोप्रोपेन। ओके भैया। अब चलो इसी हाइड्रोजन को, इसी क्लोरीन को हटा के इसके जगह पे अगर हम OH लगा दें, OH मतलब क्या हुआ, देखो ऑक्सीजन इसके साथ जुटा हुआ है और इसको साथ में ऐसे OH लिखा जाता है, लेकिन तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ शेयर कर रहा है और एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो अब क्या हुआ, एक इसके साथ शेयर किया हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ शेयर किया, तो इसका भी काम पूरा हो गया और हाइड्रोजन का भी काम पूरा हो गया और सबका काम पूरा हो गया। तो ये क्या बन गया, ये अल्कोहल बन गया। ये क्या बन गया भैया, तो ये प्रोपेनॉल बन गया, ठीक है। ये इसका नाम होगा प्रोपेनॉल। कैसे भैया, तो देखो मीथ ईथ प्रोप, 3 का मतलब प्रोप, अल्केन है तो प्रोपेन, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि हाइड्रोकार्बन प्लस सफिक्स करना है हमें। क्या करना है, हाइड्रोकार्बन प्लस सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग के लिए यही है। और अगर हेलो अल्केन वाला का बात करें तो ये पहले लगता है, तो इसलिए क्या करेंगे, प्रीफिक्स प्लस हाइड्रोकार्बन। अल्केन अल्किन अल्काइन क्या था, हाइड्रोकार्बन था, ठीक है। तो उसी में क्या करना है, प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ना है। अब एज पर एज डिमांड प्रीफिक्स हेलो अल्केन वाले में जोड़ेंगे और सफिक्स बाकी में जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे 3 कार्बन था तो प्रोप हुआ और एन हुआ, लेकिन अब क्या है, सफिक्स जोड़ना है। तो जहां पे भी वोवेल दिखे, प्रोपेन में लास्ट में क्या आ रहा है, प्रोपेन में ई आ रहा है, तो ई को हटाओ अब प्लस ओल जोड़ दो। ओल होता है इसका सफिक्स, यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, तो प्रोपेनोल हो गया। अब देखो क्या करना है कि हमें अब यहाँ OH के जगह पे हमें CHO लगाना है। तो यहाँ पे C लगा दिए, डबल बॉन्ड करके O लगा दो और H लगा दो, तो CHO लगा। 4 बॉन्ड इसका कंप्लीट हुआ, हाँ भैया हो गया। अब देखो इसमें गिनो कितने कार्बन है, 1 2 3, इस कार्बन को भी गिनना, CHO वाले कार्बन को भी गिना जाता है। ये खास बात है, नोट डाउन कर लो कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ 3 कार्बन है तो मीथ ईथ प्रोप, तो क्या हो गया, ये प्रोपेन तो है भैया, प्रोपेन था पहले। अब इसमें क्या हुआ, CHO है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे H है, ठीक है भैया। तो अब क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप का है। एल्डिहाइड में सफिक्स क्या लगता है, तो Al लगता है भैया। तो ये क्या, प्रोपेनल बन गया, हाँ भैया प्रोपेनल बन गया। अब बात करते हैं कीटोन की, तो कीटोन में क्या लगाना पड़ता है, तो डबल बॉन्ड O लगाना पड़ता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि बीच वाले कार्बन पे ये लगेगा। बीच वाले कार्बन का मतलब क्या भैया, तो देखो यहाँ पे H जोड़ दो, ठीक है, ये सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ बीच वाले में ऑक्सीजन जोड़ना है तुम्हें, यानी ये हाइड्रोजन हमें हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा, इधर इधर कार्बन रहेगा। मतलब कि कार्बन के दोनों साइड जिसमें कार्बन होगा उसी के नीचे डबल बॉन्ड O जोड़ सकते हैं। मतलब वैसा ही कीटोन बनेगा जिसमें कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक कार्बन हो और वो जो बीच में कार्बन है ना उसके नीचे डबल बॉन्ड O लगेगा। ओके भैया, मतलब ये देखो क्या बन गया, प्रोपेनोन। क्यों, मीथ ईथ प्रोप, मतलब इसमें भी ये कार्बन गिनाएगा, ठीक है। जिस कार्बन में डबल बॉन्ड लगा है वो गिनाएगा, ठीक है। तो उसको गिनने के बाद क्या बना, प्रोपेन बना। अब ओन लगता है सफिक्स तो प्रोपेनोन बन गया, हाइड्रोकार्बन प्लस सफिक्स करके।
अब कार्बोक्सिलिक एसिड में इसी तरह COOH जोड़ेंगे। तो अब देखो इसमें कैसे जोड़ेंगे, तो देखो क्या ये प्रोपेन है, हाँ भैया ये प्रोपेन है। अब देखो हमें क्या बनाना है, ओइक एसिड COOH लगाना है। तो COOH लगाना है तो ये कार्बन रहने देते हैं, ठीक है, ये कार्बन हम रहने देते हैं और OOH ओरिजिनल में हमें OOH जोड़ना है, C तो है ही, ठीक है, तो OOH जोड़ते हैं। तो अब देखो यहाँ पे OH जोड़ दिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड करके नीचे O जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया COOH। ओके भैया, हमें समझ में आ रहा है। तो देखो सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। तो ये क्या बन गया, तो इसमें भी ये कार्बन गिनाएगा। तो तीनों कार्बन मिला के कितना हो गया, मीथ ईथ प्रोप, तो प्रोपेन हो गया। अब ओइक एसिड लग जाएगा सफिक्स, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ओके भैया, हमें समझ में आ रहा है, ये सब पढ़ लेना। अब उसके बाद देखते हैं क्या, होमोलोगस सीरीज। ये तो मैंने बता ही दिया, फिर भी आप देख लेना एक बार। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है कि सेम सीरीज के कंपाउंड, मतलब क्या, जैसे अल्केन की बात कर रहे हैं तो मीथेन इथेन एक होमोलोगस सीरीज में आया, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ठीक है। तो ये और उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। और फंक्शनल ग्रुप जब सेम है तो फंक्शनल ग्रुप ही केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, तो केमिकल प्रॉपर्टी भी ऑब्वियसली सेम होगी और उनकी जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ओके भैया, अब चलो देखते हैं कंबसन रिएक्शन। तो कंबसन रिएक्शन क्या होता है, कंबसन रिएक्शन होता है भैया जिसमें कि हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट किया, कार्बन मान लो कि कोल है, कोल को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाए तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट निकलता है, हाँ भैया निकलता है, ये तो हमने देखा भी है, धुआं धुआं हो जाता है, ठीक है। तो धुआं धुआं कार्बन डाइऑक्साइड। अब कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन में मीथेन ले लो, मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाए तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट बना, ठीक है। ये मीथेन फ्यूल की तरह भी यूज होता है, किसमें, गैस वगैरह में। अब CH3CH2OH ये क्या है, इथेनॉल है, ये इथेनॉल है, हाँ भैया। इथेनॉल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए तो CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट बना, ठीक है। तो दोनों में देखो ऊपर वाले और इसमें दोनों में सेम ही प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है भैया। अब देखते हैं कंबसन की प्रॉपर्टी। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लीन फ्लेम देगा, अनसेचुरेटेड बहुत सारा येलो फ्लेम देगा और स्मोक बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन। कार्बन जब लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब लिमिटेड ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की कमी है। अब देखो कार्बन ऑक्सीजन के साथ एक्सेस है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा सेटिस्फाइड है, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे मोनोऑक्साइड लिमिटेड वाले में और एक्सेस वाले में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है भैया। अब देखते हैं कि ये एक्टिविटी 4.5 देखते हैं, इसमें क्या बोलता है, 5% सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट के, पोटासियम परमैंगनेट के जब हम प्रेजेंस में क्या किए, इथेनॉल को हीट करें तो क्या होगा ये बताओ। तो जब हम पोटासियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड क्या है पोटासियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में इथेनॉल को हीट करते हैं तो इथेनोइक एसिड बनता है। तो यहाँ पे भैया ये बताओ अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 मीन्स पोटासियम डाइक्रोमेट का काम क्या है। तो यहाँ पे ये एक तरह से कैटेलिस्ट का काम कर रहे हैं। इन कैटेलिस्ट का काम क्या होता है, सिर्फ रिएक्शन के रेट को बढ़ाना या घटाना, रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो देखो यहाँ पे KMnO4 का कोई यूज नहीं था, सिर्फ रिएक्शन का रेट बढ़ाने में काम आया ये, और क्या बना लिया, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बन गया। अब चलते हैं एडिशन रिएक्शन की। तो एडिशन रिएक्शन मतलब क्या हो गया, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कुछ ऐड होगा। तो देखो अनसेचुरेटेड कार्बन में हाइड्रोजन जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वो सेचुरेटेड हो जाएगा। कैसे, अब देखते हैं क्या, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में वही चीज होता है। अब हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल का एग्जाम्पल लिए तो देखो ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड था, हाँ भैया डबल बॉन्ड दिख रहा है यानी अनसेचुरेटेड है। अब क्या किया, इस डबल बॉन्ड को हटाया और निकल कैटेलिस्ट या H2 के प्रेजेंस में जब इसको किया गया, रिएक्शन करवाया गया, यहाँ पे क्या क्या है देखो, H2 है और निकल एज अ कैटेलिस्ट रखा गया है। ये निकल क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा या घटाएगा, और H2 क्या करेगा, H2 इसमें ऐड हो जाएगा। तो H2 जब ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और सिंगल सिंगल बॉन्ड हो जाएगा।
तो ये सेचुरेटेड हो जाएगा कि नहीं। सेचुरेटेड किसको बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले को, ये अनसेचुरेटेड था डबल बॉन्ड वाला। ठीक है भैया, हमें समझ में आ रहा है। तो अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या हुआ कि सब्स्टिट्यूट होगा। सब्स्टिट्यूट मीन्स क्या होता है कि एक जगह से कुछ हटेगा और उसी के जगह पे कुछ दूसरा आ जाएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या है, CH3OH है, ये मीथेनॉल है। मीथेनॉल में जब HBr के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ब्रोमाइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाए तो क्या हुआ, ये OH BOH इस OH के साथ उड़ गया और CH3Br बन गया और H2O बन गया। देखो ये OH और H मिलके H2O बना लिया और CH3Br के साथ मिलके CH3Br बना लिया, तो ये मिथाइल ब्रोमाइड हो गया और ये H2O हो गया। अब CH4 प्लस Cl2, तो यहाँ पे गलती से लिखा गया है, ये CH3Cl होगा प्लस H2O होगा उसी तरह। ठीक है, इसमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ये याद रखना। अब इथेनॉल की बात करें, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, तो इथेनॉल के रिएक्शन की बात करें तो जब इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम इथॉक्साइड बनाता है। कैसे, तो देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन उड़ गया, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन उड़ गया और ये H2 की तरह लिखा गया, हाइड्रोजन अलग हो गया इससे। ठीक है, और उसके बाद ये सोडियम आके जुट गया, तो देखो CH3CH2ONA बना। हाँ, ये H जो कि है H2 यहाँ पे आके हो गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2 बना। इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है भैया, एक्टिविटी 4.6 देखते हैं। तो एक्टिविटी 4.6 में क्या बोल रहा है कि इथेनॉल जो कि एक क्या था, अल्केन ग्रुप का मेंबर था, उसको हमने क्या किया, जब हीट करा, अल्केन मीन्स सेचुरेटेड कंपाउंड था, मैं बोलना चाह रहा हूं सेचुरेटेड कंपाउंड था, जब इसको आपने हीट कर दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये क्या हो गया, अनसेचुरेटेड हो गया, मतलब कि इसके बीच में डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड आ गया तो देखो ये इथीन बन गया, इथेनॉल इथीन में कन्वर्ट हो गया, प्लस H2O निकल गया। तो अब बोलोगे भैया यहाँ पे हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या कर रहा है, तो हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम कर रहा है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है भैया, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम होता है पानी निकालना। हाइड्रेशन मीन्स क्या होता है, पानी। ठीक है, तो पानी निकालने का, अपने को क्या है, सिर्फ पानी निकालने का। तो पानी निकालने की बारी आई तो देखो H2O पहले हमने निकाल के रख दिया, बाकी जो बचा वो लिख दिया, तो ये CH2 डबल बॉन्ड इसके बीच में आ गया। ओके भैया, अब देखते हैं रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड के कुछ रिएक्शंस देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस्टरीफिकेशन रिएक्शन। तो ये इस्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या होता है भैया, तो एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ ईस्टर का फॉर्मेशन करता है। ईस्टर क्या होता है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, जो कि परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट बनाने में काम आता है। वही परफ्यूम भैया जो हम लगाते हैं, डियो, हाँ वही वाला। ठीक है, तो अब देखो ये था इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। ओके भैया, अब इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH। ओके भैया, अब देखो यहाँ पे एसिड है, एसिड कौन सा एसिड है भैया, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। तो फिर भैया ये हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यानी इससे पानी निकाल देगा। हाँ देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में पानी भी है ना, हाँ वाटर निकल गया। अब क्या बनेगा भैया, तो देखो पानी निकाल दो, ये H यहाँ से निकालो और यहाँ से OH निकालो, तो H2O बना लिया। अब बचा क्या क्या, तो देखो अब बचा क्या, CH3 बचा और COO बचा। हाँ भैया, इस तरह देखो COO है, ये है ना, इसी को इस तरह लिखे हैं। अब उसके बाद क्या बचा भैया, तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। ओके भैया, तो इसको उल्टा के लगा दो, तो यहाँ पे CH2, ये CH3 लग गया। तो ये क्या, ये सेम चीज बना, देखो यहाँ पे ईस्टर है, हाँ ये ईस्टर बना। हाँ भैया यही है ईस्टर। ओके भैया, अब हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो सेपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, जब ईस्टर बेस के साथ रिएक्ट करता है। ईस्टर यही ऊपर में जो बना है, ईस्टर जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, NaOH बेस है, ठीक है, NaOH बेस है, तो ईस्टर बेस के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सोडियम एसीटेट प्लस अल्कोहल बनाया। ये दिमाग में रखना बहुत ही जरूरी है। ये सेपोनिफिकेशन का रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है कि सोप के प्रिपरेशन में ये काम आता है। ठीक है भैया, अब चलते हैं, देखते हैं रिएक्शन विथ बेस। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस है, एसिड के साथ बेस रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा भैया, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो सॉल्ट प्लस वाटर देखते हैं, तो ये CH3COONA क्या है, सॉल्ट है। हाँ भैया,
अब ये कैसे बना, तो देखो यहाँ पे H2O निकाल दो, ठीक है, H2O निकाल दिया, सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है ना, तो वाटर पहले लिख दो, तो बाकी बचा क्या, यहाँ पे देखो CH3COO बचा, हाँ भैया, और यहाँ Na बचा, हाँ भैया, उसी को साथ में लिख दिया, तो क्या बन गया, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का दूसरा नाम सोडियम इथेनोएट भी होता है, ये दिमाग में रख लेना। अब चलते हैं रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। इथेनोइक एसिड जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या देता है, CH3COONA, ठीक है। ये क्या है, तो देख लो, ये एक सॉल्ट है, ठीक है, ये एक सॉल्ट है जिसका नाम है सोडियम एसीटेट। ये क्या है, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये भी क्या है, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में प्रोडक्ट सेम आया। तो अंतर क्या है भैया, तो अंतर ये है कि ऊपर में 2 मॉलिक्यूल बना, नीचे सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम एसीटेट, या उसी को सोडियम इथेनोएट बोलते हैं, ठीक है भैया। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की प्रॉपर्टीज पढ़ लेना और इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ लेना। अब चलते हैं क्या, सोप और डिटर्जेंट्स के बारे में। तो सोप और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कार्बन के कंपाउंड है। सोप क्या होते हैं, सोडियम और पोटासियम सॉल्ट के लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, किसके, पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, सोडियम या पोटासियम के सॉल्ट, ठीक है, उसके लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होते हैं, ठीक है। तो ये देखो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है, ये जो डैश डैश ऐसे ऐसे करके बना हुआ है, ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है, ये पूरा, और ये क्या है, ये आपका सॉल्ट है, यहाँ पे मान लो कि Na जुटा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, तो ये क्या है, RCOO लगा हुआ है, RCOO, यहाँ पे Na प्लस है, ठीक है। ये RCO पूरा क्या हो गया, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, और ये आयनिक पार्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एंड, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफोबिक मीन्स, फोबिया मीन्स क्या होता है, डर, इसको हाइड्रो मीन्स वाटर से डर लगता है, और हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लवर, ये क्या है, वाटर को लव करता है, मतलब ये चाहेगा क्या, अब देखो वाटर को लव करता है तो ये क्या चाहेगा, वाटर के साथ रहे। अब देखो 2 मुंह वाले सांप की कहानी सुनाता हूं मैं तुम्हें। अब देखो ये 2 मुंह वाला सांप क्या है, कि एक जो देखो आयनिक एंड है, ये क्या बोलता है कि मैं तो पानी के साथ रहूंगा। अब ये जो सोप मॉलिक्यूल का ये जो हाइड्रोफोबिक एंड है, हाइड्रोफोबिक एंड मतलब ये RCOO वाला लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन वाला, ये क्या बोलता है कि भाई ऐसा करते हैं कि मैं तो चाहता हूं कि मैं डर्ट के साथ रहूं, मतलब गंदगी के साथ रहूं, ये ऑयली सब्सटेंस के साथ, ये वाटर को हेट करता है, मतलब ये ऑयली सब्सटेंस के साथ रहना पसंद करेगा, ठीक है, डायरेक्टली समझो तो, ठीक है भैया। तो अब ये इसके साथ रहना चाहता है, ऑयली सब्सटेंस के साथ, और ये चाहता है कि वाटर के साथ ये लव करता है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, अब इसी से बेस्ड है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। अब सबसे पहले, इससे पहले समझ लो कि डिटर्जेंट क्या होता है। तो ये सोप था सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन डिटर्जेंट क्या है, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखो COOH था, यहाँ पे R लगा हुआ है, और ये क्या है, पूरा कंपाउंड का बाकी चीज है, ठीक है। R क्या है, कार्बन का पूरा और कंपाउंड, ठीक है, ठीक है, हमको भैया समझ में आ रहा है। अब ज्यादातर डर्ट का पार्ट क्या होता है, ऑयली इन नेचर होता है, लेकिन ऑयल क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व होता नहीं है। अब देखो तुम्हारे शर्ट पे जो डर्ट लगा हुआ था, अब वो क्या हो गया कि एक पार्ट बोलता है कि हम तो बाहर जा रहे, और एक पार्ट बोल रहा है क्या कि हम तो साथ में रहेंगे, हम डर्ट के साथ रहेंगे, और एक बोलता है कि हम वाटर के साथ रहेंगे। तो अब देखो क्या होगा, दोनों बोलेगा, खींचातानी चलेगी, 2 मुंह वाले सांप की तरह। तो अब देखो दोनों में खींचातानी चली, तो क्या हुआ कि ये सारे मिलके आयनिक पार्ट तो देखो एक दूसरे तो दूर भाग रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, और यहाँ पे डर्ट को पकड़े हुए सारे जितने भी इसके मॉलिक्यूल हैं सोप के, सारे डर्ट को पकड़े हुए हैं। तो सारे ने खींचा, जब आपने रब करा तो क्या हुआ, वहां पे इनर्सिया के कारण, इनर्सिया पड़ा होगा ना, इनर्सिया के कारण क्या हो गया, वो डर्ट
खत्म हो गया, डर्ट बाहर निकल गया। आपने पढ़ा होगा कि पेड़ से पत्ते क्यों गिरते हैं, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे जब आपने झाड़ा तो क्या हुआ कि सारे निकल गए, सारे वाटर में सॉल्यूबल हो गए, वाटर में घुल गए। अब आपको क्या बचा, आपका कपड़ा जो हो गया साफ हो गया। ओके भैया, अब देखो इसी तरह क्या होता है, क्लीनिंग एक्शन होता है सोप का। अब बात करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। तो दो तरह के वाटर होते हैं, एक हार्ड वाटर, एक सॉफ्ट वाटर। अब हार्ड वाटर क्या होता है कि हार्ड वाटर में बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम का मिनरल मटेरियल जो है ज़्यादा होता है, ठीक है। मिनरल कंटेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम का होता है, ठीक है भैया। तो इसके होने से क्या हो गया कि ये रिएक्ट कर जाता है सोप के मॉलिक्यूल के साथ। सोप क्या था तो देख लो क्या था, सोप था सोडियम और पोटासियम सॉल्ट, ठीक है। अब सोडियम और पोटासियम सॉल्ट के साथ ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के रिएक्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि अब ये रिएक्ट कर गया तो अब डर्ट का कुछ डर्ट निकलेगा ही नहीं। तो क्या होता है कि मिनरल कंटेंट के कारण अब सोप का बबल फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है, मतलब ये सोप अपना क्लीनिंग एक्शन दिखा ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो अब क्लीनिंग एक्शन कैसे दिखेगा भैया, तो क्लीनिंग एक्शन दिखाने के लिए तुम्हें वहाँ पे डिटर्जेंट यूज करना पड़ेगा। डिटर्जेंट क्या होता है तो हमने बताया था अमोनियम और सल्फोनेट के सॉल्ट से। ये अमोनियम और सल्फोनेट का सॉल्ट किस में पाया जाता है, डिटर्जेंट में। तो डिटर्जेंट जो है हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपने सुना होगा कि यहाँ पे जो है कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो मतलब क्या है वहाँ का वाटर हार्ड है, ओके। तो डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव होता है, जहाँ की आपका सोप सिर्फ सॉफ्ट वाटर में इफेक्टिव होता है। सॉफ्ट वाटर रहेगा मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम से फ्री रहेगा, तो वहाँ पे आपका सोप काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसलिए डिटर्जेंट ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि वो हार्ड और सॉफ्ट दोनों वाटर में काम करता है, ठीक है भैया। हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो को। तब तक के लिए आप क्या करें, इसको नोट्स को डाउनलोड करके रिवीजन करें और एंजॉय करें। तब तक के लिए पढ़ते रहें एंड जस्ट चिल।